नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हो और आप अपना पीएसयू के अंदर अपनी जॉब पाना चाहते हो, एक लॉ ऑफिसर सरकारी कंपनी के अंदर डायरेक्ट अपनी एलएलबी डिग्री पूरी करने के बाद में आप अपना अटेन करना चाहते हो, अपॉइंट होना चाहते हो, तो ये सबसे बेस्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। मेरे हिसाब से पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसी जानकारी देखने को नहीं मिलेगी इतने क्लियर शब्दों में। तो सबसे पहली बात, यहां पर पावर ग्रिड हर साल अपनी वैकेंसीज निकालते हैं और वो उन्हीं लोगों को केवल अपना अपॉइंट करते हैं जिनके पास लॉ की डिग्री है, जिनके पास लॉ की डिग्री में मिनिमम 60% है और एज लिमिट का भी बहुत यहां पे ध्यान रखा जाता है। प्लस यहां पे याद रखना, जीवन में आप जब एलएलबी पूरी कर लेते हो तो क्लैट का अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म जरूर भर के रख लेना। ये आपको लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये आपको पूरी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे करूं तो यहां पर अभी इन्होंने 20 अगस्त 2024 को एक अपनी नोटिफिकेशन निकाली है। हालांकि भी फॉर्म ओपन अप नहीं हुए हैं, याद रखना ये केवल और केवल आपके लिए अपडेट है कि भाई आने वाले टाइम में हम वैकेंसीज लेकर आने वाले हैं, तो सभी लोग इस बात पे गौर करिएगा। तो यहां पे क्या है कि जो अपना लॉ की डिग्री पूरी कर लेता है, हर साल यहां पे पावर ग्रेड वाले अपनी वैकेंसी निकालते हैं और भी पीएसयू होती है, केवल यही नहीं है, और भी पीएसयू के अपने वैकेंसीज के ऑप्शंस आते हैं। तो क्लैट तो हर जगह मांगा जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। याद रखना क्लैट दो तरीके का होता है, एक तो एलएलबी करने के लिए कि मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाए, एनएलयू वगैरह अच्छा सा मेरे को कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, वहां से मैं अपनी एलएलबी पूरी कर सकूं। एक दूसरा क्लैट होता है, एक यूजी वाला, एक पीजी वाला। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कि मेरे को एलएलएम का कॉलेज अच्छा मिल जाए, चलो मैं क्लैट का अपना फॉर्म भर देता हूं। तो ये बात को आपको डिफरेंशिएट करके रखना है। तो यहां पे बात करी जा रही है क्लैट पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्लैट 2025। और याद रखना हमेशा क्लैट यहां पे लेटेस्ट वाला पूछा जाता है, क्लैट 2025 की बात करी जा रही है। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना क्लैट लास्ट टाइम वाला दिया होगा 2024 वाला, बट वो वैलिड नहीं होगा। क्लैट 2025 वाला ही वैलिड होगा, ये बात को याद रखिएगा। अब क्लैट 2025 का तो आप सोच रहे होंगे सर अभी तो फॉर्म ओपन अप हुए हैं, अभी तो उसकी लास्ट डेट है अक्टूबर के अंदर है, 15 अक्टूबर 2024 तक क्लैट 2025 के फॉर्म अपना ओपन अप है। तो फिर ये नोटिफिकेशन का क्या सेंस है, इसके पीछे का लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, याद रखना। तो सबसे मुद्दे की बात मैं आपको पहले बता देता हूं। तो ये अपना हर साल आपको सरकारी नौकरी आपके पास हाथों हाथ आ जाती है, आपको कोई पेपर नहीं देना, कुछ नहीं देना, बस क्लैट का स्कोर आपके पास बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, अब मुद्दे की बात करी जाए, यहाँ पे 9 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है। थोड़ी वैकेंसीज कम होती है हर साल, बट याद रखना अभी कुछ लोगों ने कमेंट करते हैं कि सर वैकेंसीज तो इतनी कम है। अरे भाई आपको तो एक ही सीट चाहिए। अब यहां पे कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, कोई कैसे तैयारी कर रहा है, कोई कैसे तैयारी नहीं करना, हमारे को उस चीज में दिमाग लगाना है, अपने ऊपर दिमाग लगाना है कि मेरी तैयारी कैसे है, मैं कैसे पढ़ाई अपनी कर रहा हूं, मैं एग्जाम में जो मेरे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन का सवालों का जवाब मैं दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा, मैं बुक्स से अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं नहीं कर रहा, मैं कोचिंग में पढ़ाई कर रहा हूं नहीं कर रहा, मेरे को बस एक सीट के लिए तो तैयारी करनी है। तो ये बात अपने माइंडसेट से निकाल दो कि भाई इतनी कम सीट है, कितनी ज्यादा सीट है, कोई मैटर नहीं करता। 100 सीट भी आएंगे ना तब भी तुम्हारा माइंडसेट यही रहेगा, एक सीट आएगी तब भी माइंडसेट यही रहेगा, बट क्योंकि आपने खुद तो पढ़ाई करी नहीं है, खुद तो मेहनत करी नहीं है, तो इस बात पे गौर करा करो हमेशा। ठीक है जी। तो यहां पे अब मुद्दे की बात मैं आपको बता दूं, यहां पे क्या है कि आप सबसे पहले ये क्लैट का स्कोर देखते हुए फिर इनका अगली स्टेज होती है ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशन के बाद इनकी अगली स्टेज होती है पर्सनल इंटरव्यू की। ये 3 फॉर्मेट में एग्जाम होता है, पहला क्लैट का स्कोर, दूसरा ग्रुप डिस्कशन, तीसरा पर्सनल इंटरव्यू। और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, एलएलबी के अंदर आपके 60% होने चाहिए, 3 साल वाले एलएलबी हो या 5 साल वाली एलएलबी हो, बात खत्म। तो फिर ये आपको हायर कर लेते हैं, परमानेंट जॉब होती है। तो फिर आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग करवाई जाती है, ट्रेनिंग का भी आपको प्रॉपर पैसा दिया जाता है, 45,000 रुपए बेसिक पे होता है, प्लस अलाउंसेस बहुत सारे होते हैं। तो अप्रॉक्स सबकी सैलरी 1 लाख से ऊपर पहुंच जाती है, याद रखिएगा। फिर जब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, फिर आपको डेजिग्नेशन मिल जाती है लॉ ऑफिसर की। पावर ग्रेड के अंदर आप एक लॉ ऑफिसर बन चुके हो, E2 की रैंक होती है आपकी। ठीक है, तो यहां पे हमारे को एक बात तो क्लियर कर दी गई है। तो उसके अंदर आपकी एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 60% होनी चाहिए, आपको एलिजिबिलिटी बता दिया है। एज लिमिट मिनिमम मैक्सिमम आपकी 28 साल होनी चाहिए, कि मिनिमम 28 साल से नीचे जब आप ये फॉर्म भर रहे हो तो ये सारा अपना प्रोसेस पूरा कर लिया होना चाहिए। एलएलबी 60% एंड क्लैट 2025, दैट्स इट। तो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो 28 साल की मिनिमम आपकी उम्र होनी चाहिए। अब आगे बात करी जाए तो मेरे को 40,000 रुपए मिलेंगे जब मेरे ट्रेनिंग का टाइम पीरियड चल रहा होगा। 40,000 रुपए तो बेसिक पे है, याद रखना ये बेसिक पे है, बाकी ये सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। जब आप अपना 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो देन आपकी 50,000 रुपए से लेके 1,60,000 रुपए तक की बेसिक पे रहता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि आप कैसी परफॉर्मेंस आपने अपनी ट्रेनिंग में दी है, उसके बेसिस पे आपको सैलरी डिसाइड करते हैं। ये बात आपको समझ में आ जाती है। अब यहां पे अलाउंसेस की बात करी जाए तो आपको पहले तो बेसिक पे मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, प्री रिक्विजिट एंड अलाउंस मिलता है, जो भी
अप्रोच के हिसाब से परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिला जाता है, जो मैंने आपको बताया अभी, परफॉर्मेंस बेसिस पे मिल जाता है 50,000 रुपए से 1,60,000 रुपए के बीच के अंदर, ठीक है। प्लस क्वालिफिकेशन भी देखे जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी आपने करी हुई है, कहां करी हुई है, यूजफुल होगी नहीं होगी पावर ग्रिड के लिए, वगैरह वगैरह। अब यहां पे बात करी जाए कंपनी एकोमोडेशन आपको दिया जाएगा, कंपनी के क्वार्टर्स आपको दिए जाते हैं, फिर एचआरए आपको दिया जाता है, और एक्सपेंडिचर जो भी मोबाइल के एक्सपेंडिचर होते हैं, लैपटॉप की फैसिलिटी के जो भी खर्चे होते हैं, लैपटॉप खरीदना है वो आपको कंपनी दिलवा के देगी कि, और पीएफ आपको दिया जाएगा, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट की पेड लीव्स होती है ना, वो भी आपको दी जाएंगी, मेडिकल इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा, ग्रुप इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा, और मेडिकल फैसिलिटीज आपको और आपके मां बाप को, जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना, उन सभी को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, प्लस ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी, और हाउसिंग बिल्डिंग अलाउंस, ये सब आपको दिए जाते हैं कि अगर आपको घर खरीदना है उसके रिगार्डिंग अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये पावर ग्रिड की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, बिकॉज आप इनके एम्प्लॉय हो, सरकारी एम्प्लॉय हो, और पीएसयू की कंपनी में आप डायरेक्ट यहां पे काम कर रहे हो, इस चीज का यहां पे फैसिलिटी दी जाती है। अब यहां पे बात करी जाए, मैंने आपको बता दिया 50,000 रुपए आपको दिए जाते हैं, प्लस सॉरी यहां पे बात करी हुई है, यहां से आपको बॉन्ड भरवाया जाता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो एंड या फिर ओबीसी कैटेगरी के हो, तो आपको नौकरी में जब अपॉइंट हो जाते हो तो उससे पहले आपको एक बॉन्ड भरना पड़ता है 5 लाख रुपए का। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो तो आपको 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ता है कि भाई हमने नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। यार इन्होंने इतनी मेहनत करी है पावर ग्रिड वालों ने आपको हायर करने में, तो इतना लंबा प्रोसेस, इन्होंने भी तो अपना टाइम लगाया है, पैसा खर्च करा है अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो आप यूं ही नौकरी छोड़ के चले जाओगे तो सॉरी, उसके लिए आपको 5 लाख रुपए का और 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया जाता है। और एप्लीकेशन फॉर्म 500 रुपए का होता है, जो केवल जनरल वालों को और ओबीसी वालों को पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हो तो आपको कोई 500 रुपए फॉर्म भरने के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। यह बात आपको मैं क्लैरिफाई कर दी है। अब मुद्दे की बात करी जाए कि रिलैक्सेशन ओबीसी वालों को 3 साल, शेड्यूल कास्ट वालों को 5 साल, पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल एंड एक्स सर्विसमैन वालों को, जब आप कभी भी अपने गवर्नमेंट के जो कैडर होता है उसके बेसिस पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज लिमिट के लिए। यहां पे मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल बोली है, और बाकी ये रिलैक्सेशन यहां पे प्रोवाइड करवाया हुआ है। अब यहां पे और मैं आपको बात बता देता हूं सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में मैंने आपको क्लियर बात बोली है कि देखो, क्लैट 2025 अभी फॉर्म ओपन अप है। अब ये ओपन अप कहां पे है, क्या है, ये भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। क्लैट 2025 हमारा 1 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है, 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है, ठीक है। अब जब आप पेपर देके आओगे तो उसका स्कोर आएगा, तो अगर क्लैट 2025 के अंदर कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा हुआ है तो मिनिमम वो स्कोर तो आपको लेकर ही आना है। और अगर क्लैट 2025 में कोई मिनिमम स्कोर इन्होंने नहीं मेंशन करा हुआ है तो ऐसे केस में तो 100 नंबर, एग्जांपल अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर में से अगर आपके 40 आए हैं तो आप एलिजिबल हो अपना पावर ग्रिड के अंदर फॉर्म भरने के लिए, याद रखना। और अगर कोई रिजर्व वाला है तो मिनिमम 30 नंबर आए हैं, मिनिमम 30 नंबर आए हैं तो तब आपको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माना जाएगा पावर ग्रिड के अंदर। याद रखना, मैं केवल बात कर रहा हूं फॉर्म भरने के लिए, कोई आपका सिलेक्शन के लिए बात नहीं करी जा रही है, फॉर्म भरने के लिए। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया, इससे जितने ज्यादा नंबर लाओगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके सिलेक्शन की यहां पे बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई पेपर नहीं देना, कुछ नहीं देना, केवल और केवल क्लैट 2025 आपका डिसाइड करेगा कि आप डायरेक्ट एलएलबी के बाद पीएसयू के अंदर नौकरी पा पाओगे या नहीं पा पाओगे। याद रखना मेरी बात, एलएलबी 60% प्लस क्लैट का आपका अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए, बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये बात समझ में आ जाती है। चलो फिर क्या होगा कि आपने अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आ गए हो क्लैट के अंदर, फिर आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर आपको ग्रुप डिस्कशन में बुलाया जाएगा कि आपका एक तो ग्रुप डिस्कशन होगा कोई भी टॉपिक्स के ऊपर लेकर, फिर एंड आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये दोनों होंगे, यहां पे एंड वर्ड यूज करा है और वर्ड यूज नहीं करा हुआ है, याद रखना। तो यहां पे दोनों आपके प्रोसेस रहेंगे। चलो जी, अब इस केस में यह भी बात बता रखा है आगे चल के कि अब यहां पे आपका सिलेक्शन की बात आएगी कि पावर ग्रिड के अंदर आपका सिलेक्शन कराया जाए। तो यहां पे सिलेक्शन के लिए क्लैट 2025 में आपका जो भी स्कोर आया उसका 85%, ग्रुप डिस्कशन में आपने जैसा भी दिया 10 में से आपके मान लेते जो भी नंबर आए उसका 3%, पर्सनल इंटरव्यू का आपका जो भी मार्क्स आए उसका 12%, टोटल ये मिलाया जाए तो 100 नंबर की आपकी मेरिट बनेगी, 100 मार्क्स की आपकी मेरिट बनेगी। अब 100 मार्क्स में से आपका जो भी स्कोर बनेगा मेरिट लिस्ट के कट ऑफ के बेसिस पे आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, खत्म बात, आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसीलिए मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, क्लैट 2025 का स्कोर आपका बहुत मैटर करता है। 85%, मतलब मान के चलिए कि आपका ग्रुप डिस्कशन भी ठीक ठीक गया, पर्सनल इंटरव्यू भी ठीक ठीक गया, भाई 85% आपका क्लैट में से आ रही है। तो क्लैट में अगर आप बढ़िया स्कोर लेके आए तो आप मान के चलिए आपके हाथों में नौकरी होगी, और बहुत, इससे ऊपर कोई नौकरी नहीं आती, स्टार्टिंग में आपको क्लियर बोल रहा हूं।
पीएसयू से ज्यादा बड़ी नौकरी कोई नहीं आती है। अब अगर आप जुडिशरी या एपीओ इनकी बात करो, भाई ये तो मेहनत से निकलते हैं और अपनी पूरी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और भी तैयारी करनी पड़ती है, पूरे साल लगा के, 2 साल 3 साल लगा के अपनी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। ये एक मैटर अलग है। बट यहां पे अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट एलएलबी के बाद ही आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है जी, यहां पे भी बात आपको समझ में आ जाती है। फिर इसके बाद आपका जब ये प्रोसेस खत्म हो गया, फिर आपका एक मेडिकल चेकअप होता है। पावर ग्रिड का ही आपको हॉस्पिटल जो एम्पैनल्ड है वहां पर जाके वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा पहले ही, तो आपको वहां पे जाके अपना मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता है। फिर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, ऑफर लेटर करके आपकी जॉब लग जाती है, बात खत्म हो जाती है। ठीक है जी, फिर आपको ऑफर लेटर जब भी दिया जाएगा जब आप सारे के सारे चीजें, मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम आ गया है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया गया है, जो भी इनके हॉस्पिटल के द्वारा, एम्पैनल्ड वाले हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा आपने अपना मेडिकल चेकअप करा लिया होगा, बात खत्म हो जाती है। अब यहां पे मुद्दे की बात करी जाए, इन्होंने पूरी ना डेट भी मेंशन करी हुई है। ठीक है, फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरना है मैं आपको बता देता हूं, लास्ट पेज पे इसके अंदर सारी डिटेल्स। ये देखो, अब क्या है कि सर अभी क्लैट 2025 तो हुआ नहीं है और ये अपना अपडेट लेकर आ गए हैं, हम क्या करें? देखो भाई, क्लैट 2025 के फॉर्म 15 जुलाई से लेके 15 अक्टूबर तक ओपन अप है। तो आपका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? क्लैट 2025 का फॉर्म भरना। 15 अक्टूबर 2024 से पहले पहले अपने फॉर्म भर दो, पहली बात। दूसरी बात, 1 दिसंबर को आपका फिर क्लैट का पेपर हो जाएगा। ठीक है, 1 दिसंबर 2024 को आपका क्लैट का पेपर हो गया। अब जब आपने फॉर्म भर दिया है क्लैट का, उसके बाद में 7 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक पावर ग्रिड वालों का फॉर्म भरना है आपको, कि देखो भाई मैंने क्लैट 2025 का फॉर्म भर दिया है, ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, ये रहा मेरा सारी डिटेल्स। तो 7 नवंबर 2024 से लेके 27 नवंबर 2024 तक के बीच में आपको पावर ग्रिड का फॉर्म भर देना है। पावर ग्रिड का फॉर्म भर दिया, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर आप अपना क्लैट वगैरह का पेपर देके आओ, और इन बिटवीन 27 नवंबर 2024 को ही ये अपना शाम के टाइम पे एक कट ऑफ निकालते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अपना पावर ग्रिड के अंदर अपना हायर होने के लिए। तो कि ये फॉर्म में जो भी डिटेल्स मांगी जाती है पीडीएफ के अंदर अवेलेबल है, तो आपको जो भी पीडीएफ आप ढंग से पढ़ना, तो उसके अंदर आपको अपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन एलएलबी इन सब की डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, और क्लैट 2025 का आपने फॉर्म भरा है उसकी डिटेल्स आपको भरनी पड़ती हैं। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद में आपका फिर एक पावर ग्रिड वाले एक लिस्ट निकालते हैं कि हाँ ये बच्चे एलिजिबल हैं हमारे पावर ग्रिड के अंदर अपना अपॉइंट होने के लिए। फिर 1 दिसंबर 2024 को जब आप अपना पेपर देके आओगे, फिर जो स्कोर आएगा उसके बाद आपको पावर ग्रिड का एक विंडो ओपन अप मिलेगी, वहां पे आपको डिटेल्स अपनी भर के फिर आगे की प्रोसेस अपना शुरू हो जाएगी। ये एक प्रोसेस होता है आपको पीएसयू के अंदर नौकरी लेने के लिए, और केवल पावर ग्रिड की नहीं, और भी बहुत सारी पीएसयू कंपनीज अपनी सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करती हैं, सेम स्कोर मांगती हैं, सेम आपका क्लैट पीजी का स्कोर मांगा जाता है, और सेम यही प्रोसेस पालन करते हुए आपको फॉर्म भरना पड़ता है। अभी पावर ग्रिड की नोटिफिकेशन आई है तो मैंने आपको अपडेट करा है, आगे चल के अगर कोई और भी पीएसयू अपने अपडेट करेगी तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। तो अब आप लोग मेरे को बताइएगा कितने लोग एलिजिबल हैं, कितने लोग इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, और जो लोग एलिजिबल नहीं है मैं उनके लिए यही बोलूंगा कि जब तक आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे आप अपनी उम्र का टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब आपको पता है कि भाई अभी मैं अच्छा खासा 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, जब तक जुडिशियल एग्जाम्स की अपनी एज लिमिट है पेपर देने की, तो जब तक मैं एलिजिबल हूं तो यार जब तक पेपर दो ना, जब तक एग्जाम की तैयारी करो ना। क्योंकि एक बार अगर आपकी जॉब लग जाती है जुडिशरी में, एपीओ में, पीएसयू में, कहीं पे भी, तो आप 10 साल और लोगों से आगे पहुंच जाते हो। ये मैं अपनी क्लास के अंदर भी सारे बच्चों को ये अपडेट करता रहता हूं। डेली बेसिस पे आपको अपना धर्म अपनाना है कि भाई मेरे को रोज टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, नए टॉपिक को पढ़ना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मेंस का एक दो क्वेश्चन मेरे को लिखने हैं। इसी से मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट आएगी और मैं जुडिशियल एग्जाम्स, एपीओ एग्जाम्स, लॉ ऑफिसर के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ूंगा। तो जब तक अगर आप लाइफ के अंदर ये अचीव नहीं करोगे, अपनी आदत नहीं बनाओगे, तो सारी दुनिया अपनी तैयारी कर रही है, जिसका एग्जाम क्रैक होता है वो 10 साल 15 साल आगे पहुंच जाता है और बाकियों की लाइफ से, याद रखना। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको ये पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। नया बैच हमने स्टार्ट करा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, नए कानून है, 100% आपके पेपर में आने वाले हैं। याद रखना मेरी बात, मिस मत करना ये टाइम को, क्योंकि यही बात होती है कि जो पहली बार अपनी नींव रख देता है ना, सारी दुनिया उसी की कॉपी करती है। एक बार अपने अपने तैयार कर लिए नए कानून, बाकी लॉ के सब्जेक्ट्स, फिर आपको जीवन में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे जजमेंट के बारे में अपडेट कर देते हैं, बस आपको डायरेक्ट अपना नए कानून के वहीं पे अपना एक कागज पे जजमेंट को लिख के अपने नोट्स बनाए, जो नए कानून के नोट्स बना रखे होंगे वहां पे स्टेपल कर देना है, काम खत्म। जो एक मेन इंग्रेडिएंट वाला पार्ट है, जो मुश्किल वाला पार्ट है, वो आज में अपने बैचेस ज्वाइन करके या अपना पढ़ाई करके वो नए कानून को अपना पढ़ के साइड रखो, ताकि जब एग्जाम आएगा डायरेक्ट पेज पलट के हमें रिवीजन करने तक का माइंड की टेंशन रहेगी। बाकी लोगों के जैसे नहीं करना
कि इधर से देख लिया, उधर से देख लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, कुछ काम नहीं आने वाला। एक पर्टिकुलर बैच आपको बताएगा कि एक्चुअल में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, याद रखना। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है मेरे लिए पीएसयू के लिए मैं एलिजिबल हूं, 100% फॉर्म भरो। 100% नहीं हूं कोई बात नहीं, अदर बहुत सारे एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटी है, वहां पे अपनी तैयारी करना शुरू करो, बट तैयारी रोकना मत। एज लिमिट जब तक है, तैयारी हमेशा आपकी सॉलिड होनी चाहिए, याद रखना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।